हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर, जो कि लेटेस्ट ही क्वेश्चन है वो सभी हम देखने वाले हैं। एंड ये सभी क्वेश्चन हाल ही के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से भी हैं एंड कुछ क्वेश्चन 2-4 साल पहले पूछे गए एग्ज़ाम में हैं। एंड साथ ही साथ एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है, साइंस से भी क्वेश्चन है, पॉलिटी से भी क्वेश्चन है एंड बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। लगभग 14 क्वेश्चन हम देखेंगे एंड सभी के सभी ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, ठीक है। सभी के सभी वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर इस क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन आंसर के लिए आपको क्या करना होगा, आंसर के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। एंड ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। एंड यार एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो सबसे पहले मिलती है। एंड साथ ही साथ आप लोगों की प्रिपरेशन भी लगातार चल रही है। तो 2 तारीख से 7 तारीख तक आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप अच्छे से अभी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो देखो, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की, तो वो है भैया 69.67% के आसपास। अगर हम बात करें कि पूरे भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो वो थी भैया 74.04%, ठीक है। तो पूरे जो भारत की है 2011 के अनुसार वो 74.04 है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के भैया फर्स्ट यानी कि 69.67%। हालांकि अभी ये बहुत बढ़ गया है। केरल में तो अभी लेटेस्ट जो साक्षरता दर है वो लगभग 97% के आसपास ऐसे पहुंच गया, ठीक है। तो केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला प्रदेश है अपने भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, प्लीज़ बता देना कमेंट बॉक्स में। अभी देख लेते हैं कि किसने विरोध किया था। अबुल कलाम आज़ाद ने। और एक चीज़, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के कमेंट में पढूं, तो मैं काफ़ी कमेंट देखता भी हूं, ठीक है। तो अगर आप आंसर दोगे तो मैं आपके कमेंट को भी पढ़ूंगा एंड उसको लाइक भी कर दूंगा अगर अच्छा रहेगा तो, ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट करना। मोहम्मद अली जिन्ना एंड फजलुल हक खान या फिर अब्दुल गफ्फार खान। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स खिलाफत आंदोलन का विरोध किसने किया था, तो काफ़ी लोग ने किया था। हालांकि इसमें मैं बात कर लूँ तो मोहम्मद अली जिन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किस वर्ष में शुरू हुई थी। अब तो बहुत लोग जो हैं वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो इनिशियल, और यार ये क्वेश्चन ना पूछे गए क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे गए क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो कब शुरू हुई थी, 1958 में शुरू हुई थी या फिर 1955 में शुरू हुई थी या फिर 1953 में या फिर 1951 में। अगर हम बात करें फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तो वो हुई थी 1953 में। अच्छा, कब हुई थी, 29 मई 1953 में स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, आप में से किसी को भी पता है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा था, तो प्लीज़ बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य है। पक्षी अभ्यारण्य वैसे भारत में बहुत जगह पर हैं, तो भरतपुर में जो स्थित पक्षी अभ्यारण्य है उसका नाम आपको बताना है। क्या उसका नाम घाट प्रभाव अभ्यारण्य है या फिर केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य है या फिर दर्रा अभ्यारण्य है या फिर भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है। तो अगर हम बात करें भरतपुर में ना, तो ये है भैया केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीवीआईपी क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में तो पूछा ही जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। राष्ट्रीय आय की आकलन मतलब कि जो भाई नेशनल इनकम होती है, मतलब फाइनेंस होता है भारत का, उसको आकलन कौन करती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या फिर वित्तीय न्यायालय या फिर नीति आयोग या फिर आरबीआई।
तो भाई इसमें से सभी के सभी आपको देखते में लग जाएगा कि यार वित्त मंत्रालय हो जाएगा, आरबीआई हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। सेवा क्षेत्र मतलब कि सर्विस सेक्टर जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है। क्या उसका नाम कृषि है, क्या उसका नाम द्वितीयक है, क्या उसका नाम प्राथमिक है, क्या उसका नाम तृतीयक है। आप बोलोगे ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्या है, तो ये फ्रेंड्स इकोनॉमी के चरण होते हैं, ठीक है। जैसे कि प्राथमिक चरण में कृषि आता है, कृषि जो आता है वो प्राथमिक चरण में आता है। कृषि मतलब प्राथमिक चरण में वो आता है जो कि नेचुरल में प्राकृतिक अवस्था में मिलता है। द्वितीयक चरण में वो आता है कि जो हम प्राकृतिक अवस्था से बनाते हैं, जैसे फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ये सब आता है द्वितीयक चरण में। तृतीयक चरण में आता है कि प्राकृतिक एवं द्वितीयक के बीच संपर्क स्थापित करना, ये आ जाता है भैया तृतीयक चरण में। तो ये होता है सेवा का प्रदान करना। भारत क्या किया, भारत प्राथमिक से डायरेक्ट तृतीयक में चला गया, द्वितीयक को छोड़ दिया। इसी तरीके से भारत में आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये सब बहुत होते हैं, हालांकि एंड जो इंडस्ट्री है वो कम स्थापित हो पाई, ठीक है। लेकिन अगर जीडीपी की प्रॉपर ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए द्वितीयक जो क्रिया है वो होनी आवश्यक होती है। तो अब भारत द्वितीयक पर आ रहा है, यानी कि पहले प्राथमिक से तृतीयक गया, अब फिर से द्वितीयक पर आ रहा है। हालांकि तृतीयक में तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि तृतीयक में भारत को महारत हासिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि नींबू का स्वाद खट्टा होता है और उसमें कौन सा अम्ल होता है। बताइए भैया कि नींबू का स्वाद तो खट्टा होता है, हम सबको पता है, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है। क्या उसमें फार्मिक अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है, या फिर एसिटिक अम्ल होता है, या फिर साइट्रिक अम्ल होता है। ये होता है भैया सिट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिट्रिक अम्ल, ठीक है। तो आई होप अभी आपको पता चल गया होगा कि जो नींबू होता है उसका स्वाद खट्टा क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश नंबर 1 पर है। बताओ भाई कि वह कौन सा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा शांति है। क्या वो पुर्तगाल है, क्या वो आइसलैंड है, क्या वो न्यूजीलैंड है, क्या वो डेनमार्क है। तो देखो भाई मैं बता दूं कि वो कौन सा देश है, आइसलैंड है। ये लगभग भाई कई सालों से इसे टॉप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मतलब शांति बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। 30 नवंबर को, 27 नवंबर को, 24 अक्टूबर को, या फिर 20 अक्टूबर को। अगर हम बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय दिवस की, तो ये मनाया जाता है भैया 24 अक्टूबर को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन अगर कोई भी कंट्री, जैसे कोई न्यू कंट्री बनती है तो उसको अगर यूएन मंजूरी देते तभी वो कंट्री में काउंट होता है, अदरवाइज वो कंट्री नहीं माना जाता, ठीक है। तो जब तक यूनाइटेड नेशन मंजूरी नहीं देता तब तक कंट्री नहीं माना जाता। लगभग 193 के आसपास इसमें देश हैं, ठीक है। अभी और ऐड हो गए होंगे तो नहीं मालूम है, बट वैसे 193 ही देश हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में। तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट, जहाँ पर भैया जो कोई मतलब विवाद होता है देश से, जैसे एक देश से दूसरे देश का विवाद है तो उसको जो सुलझाया जाता है वो इंटरनेशनल कोर्ट में ही सुलझाया जाता है। तो उसका जो न्यायालय है, क्या वो वियना में है, क्या वो एम्स्टर्डम में है, या फिर दाहिद सिनेमा में है, या फिर द हेग में है। तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तो वो स्थित है द हेग में, ठीक है। द हेग में क्या स्थित है, तो द हेग में इंटरनेशनल न्यायालय स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। एक और चीज़, अभी 3-4 क्वेश्चन और बचा है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एंड इसके पहले वाली जो 3 क्लास हैं प्रिपरेशन के रिलेटेड, वो भी उसकी भी पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक है। एंड चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। चलिए, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ कहाँ स्थित है। खजुराहो के यार अगर आप पढ़ाई करते हो तो ऐसा तो होगा नहीं, मतलब पढ़ाई से मतलब कि अगर आप करंट अफेयर या फिर जहाँ पर जनरल नॉलेज पूछा जाता है अगर उससे पढ़ाई कर रहे हो उस तरीके से, तो आपको मध्य प्रदेश खजुराहो जो मूर्ति कला है वो तो पता ही पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो है भैया मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के बॉर्डर में ही है। तो एक होता है अजंता की गुफाएं, एक होता है खजुराहो। तो ये दोनों लगभग बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखो यहाँ पर बहुत भाई कन्फ्यूज होंगे, बहुत लोग सिक्किम करेंगे, बहुत लोग मेघालय करेंगे, बहुत लोग गोवा करेंगे, बहुत लोग मिजोरम करेंगे। लेकिन मैं बता दूं भाई कि अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से
तो वो है गोवा, सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल कितना है इसका, है 3702 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम क्षेत्रफल इसका है। लगभग एक जो जिला होता है छोटा सा, उसी के लगभग आसपास या फिर उसी से 2 गुना होगा, बस उससे भी कम है। एंड अगर बात करें सबसे कम जनसंख्या, तो आप बता सकते हो इन्हीं में से कोई एक है। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। तो सबसे कम जो जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है, प्लीज़ बता देना। वैसे अरुणाचल प्रदेश क्या स्टेट है या फिर यूनियन टेरेटरी है, आप कंफर्म कर सकते हो। राज्यसभा में नियुक्त किए गए सदस्यों की कार्यकाल कितना होता है, मतलब कि राज्यसभा आपको पता होगा उच्च सदन होता है एंड ये कभी विघटित नहीं होता। जैसे लोकसभा होता है, हर 5 साल में चुनाव होता है एंड हर 5 साल में इसका विघटन होता है, तो इसलिए उसको निम्न सदन बोलते हैं। लेकिन जो राज्यसभा होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है एंड ये कभी विघटित नहीं होता है। तो आप बोलोगे कि जब 6 वर्ष का ही होता है तो विघटित क्यों नहीं होता, चुनाव नहीं होता है क्या? नहीं होता भाई, मतलब 6 साल बाद ऐसा नहीं होता है कि 6 साल बाद सभा घटित मतलब ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कि इसमें लगभग 10 लोग हैं, ठीक है, तो हर 2 साल में 1/3 सदस्य को निकाल दिया जाता है। मतलब कि जो पहले राज्यसभा में गए होंगे उनका कार्यकाल केवल 2 साल का था, कुछ का 1/3 का, फिर उनके बाद 1/3 का केवल 4 साल का था, फिर उसके बाद जो 1/3 बचे उनका 6 साल का। अब जो होता है वो 6 साल के, यानी कि पहले कितना, पहले भाई 6 साल तक कुछ लोगों का 2 वर्ष था, कुछ लोगों का 4 वर्ष था, लेकिन अब सभी का 6 वर्ष रहता है। मतलब हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य निकाल दिए जाते हैं, नए सदस्य आते हैं, फिर हर 2 साल में 1/3 निकाल दिए जाते हैं, फिर नए आते हैं, ऐसे ऐसे चलता रहता है कंटिन्यू। ठीक है, तो इसलिए इसको उच्च सदन भी बोलते हैं क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। एंड लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। हालांकि ज़्यादा पावर जो होती है वो निम्न सदन के पास होती है, यानी कि लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? ये फ्रेंड्स क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, या फिर नाइट्रोजन N, या फिर N2, या फिर मीथेन CH4। देखो अगर हम बात करें फ्रेंड्स, हरित क्रांति गैस नहीं है, हरित गैस नहीं है सॉरी, तो ये होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो हरित गृह गैस नहीं है, बाकी ये सब बहुत खतरनाक गैस है जितना आप देख पा रहे। वैसे अगर बात करूँ तो नाइट्रस जो ऑक्साइड होता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो भी भैया क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो हरित गैस के अंतर्गत आता है। तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। एंड ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे करंट अफेयर से भी रिलेटेड। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।